नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी व्यूअर्स विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अभ्यास के कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं जो बहुविकल्पीय हैं। सही विकल्प का चयन करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले, इन प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपसे हार्दिक निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी काव्य से संबंधित और अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर मैं आऊँ। अतः आप अवश्य लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं। अब यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप अपना देखिए कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर है और क्यों है। साथ में हम विस्तृत रूप से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, 4, 5, 3। तो इसका सही उत्तर होगा 2। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला रूप होता है लिखित रूप, दूसरा होता है मौखिक रूप। लिखित रूप वो होता है जिसमें अपने विचारों को लिखकर प्रकट किया जाए, और मौखिक रूप होता है जो बोलकर विचारों को प्रकट किया जाए। दूसरा है प्रश्न है कि भाषा का क्या अभिप्राय है? बोलने का माध्यम है, या ध्वनियों का समूह है, या फिर शब्दों का समूह है, या विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है? इन चारों में से जो सबसे सही विकल्प है, सबसे सही जो उत्तर है वो है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। जो भाषा होती है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। अगला है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? फारसी से, रोमन से, गुरुमुखी से, या ब्राह्मी लिपि से? और इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। देखिए, ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। लिपि के विकास क्रम को याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक है बगकद। देखिए, ब से बनेगा ब्राह्मी लिपि, ग से बनेगा गुप्त लिपि, क से बनेगा कुटिल लिपि, और द से बनेगा देवनागरी लिपि। ये ट्रिक है। इस ट्रिक के जरिए आप लिपि के विकास क्रम को याद कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी लिपि है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी है। सबसे पहले फिर से देखिए, ब्राह्मी लिपि, ग से गुप्त लिपि, क से कुटिल लिपि, और द से देवनागरी लिपि। अतः देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, आगे चलते हैं। बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को, या पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा को, या भाषा के लिखित रूप को, या भाषा के सांकेतिक रूप को? और इसका सही उत्तर होगा भाषा के क्षेत्रीय रूप को। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली वो होती है जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अगला है, व्याकरण के विभाग। कौन कौन से व्याकरण के विभाग है? व्याकरण के विभागों के क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा व्याकरण के जो विभाग, उनमें सबसे पहले आता है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अतः क्या हुआ? इसका जो सही उत्तर हुआ नंबर 3, वाक्य विचार, पद विचार, शब्द विचार, वर्ण विचार। सबसे पहले आता है वर्ण, फिर आते हैं शब्द आते हैं, और शब्दों से पद बनते हैं, और पदों से क्या बनते हैं? वाक्य। ठीक है, सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के बाद वर्णों का जो समूह कहलाता है वो शब्द कहलाता है, और शब्दों का समूह पद कहलाता है, और जो वाक्य होता है वो क्या है कि शब्दों का सार्थक व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो तीसरा नंबर है वो इसका सही है। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। आगे देखते हैं। यहाँ संधि से संबंधित कुछ प्रश्न है। हमें संधि विच्छेद दे रखा है। कौन सा संधि विच्छेद सही है वो बताना है हमें। संधि जो शब्द है उसका कौन सा संधि विच्छेद सही होगा ये बताना है। यदि पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, उज्ज्वल शब्द है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें कई विकल्प है, उनमें जो सही विकल्प है वो है उत प्लस में ज्वल। कौन सा है? तीसरा सही। देखो, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ जो दूसरा नंबर है वो भी उत प्लस में ज्वल है, लेकिन तय के नीचे हलंत नहीं है। तय स्वर रहित नहीं है, स्वर सहित है, इसलिए ये गलत है। और जो हमारा क्या होगा? तीसरा सही होगा, उत प्लस में ज्वल। जय यहाँ क्या होगा? आधा होगा, उत प्लस में ज्वल। ठीक है, ये क्या है?
उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। या कौन सा नियम लागू हो रहा है संधि का? देखिए यहाँ तय संबंधी नियम है। यदि तय के बाद जय आ जाता है या झय आ जाता है तो जो तय है वो जय में परिवर्तित हो जाता है। तय के बाद क्या आया? जय आया है। उत प्लस में ज्वल, तय के बाद जय है तो जय आने से तय किस में बदल गया? जय में बदल गया। तो क्या हो जाएगा? तय का जय बन जाएगा। तय हलंत के साथ और जय भी हलंत के साथ है और जो पीछे का जैसा है वैसा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? उत प्लस में ज्वल उज्ज्वल। ठीक है, इसी से संबंधित तय का नियम और बता देती हूँ। इसी में संबंधित, जैसे कि तय के बाद यदि जय और झय आए तो तय किस में बदल जाएगा? जय में बदल जाएगा। और यदि तय के बाद च या छ आता है तो तय च में बदल जाता है। ठीक है, और यदि तय के बाद ट या ठ आता है तो तय ट में बदल जाता है। और यदि तय के बाद ड या ढ आता है तो तय ड में बदल जाता है। ये तय का नियम था और उसी नियम में से ये हमारे उज्ज्वल आया हुआ है। आगे देखते हैं राकेश का संधि विच्छेद क्या है। राकेश, इनमें से होगा राका प्लस में ईस। ये जो दूसरा नंबर ये सही होगा। राका प्लस में ईस, ईस में ई दीर्घ आएगा, छोटा नहीं आएगा। तीसरा सही है। ये क्या है? यण संधि, गुण संधि है। ठीक है, यदि ए या आ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो दोनों को मिला के ए हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? राकेश। आ, राका में क्या है? आ है और दूसरे शब्द में प्रथम वर्ण क्या है? ई है। आ और ई मिलके क्या बन गया? ए बन गया है। तो क्या हो जाएगा? राकेश। अगला है उद्घाटन। उद्घाटन का क्या होगा? इन चारों में से क्या होगा? उत प्लस में घाटन। तीसरा सही है। यहाँ भी जो क्या है? तय हलंत के साथ है। तीसरा सही है, इसमें तय हलंत के साथ है प्लस में घाटन, उद्घाटन हो जाएगा। इसका नियम विस्तृत रूप से बताती हूँ। उद्घाटन का क्या होगा? यदि क्या होता है इसमें? तय के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण आए या ये र ल व आए या है आए या फिर कोई भी स्वर आए, जो तो तय है वो अपने ही वर्ण के, तय यानी कि जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रथम जो व्यंजन संधि का पहला नियम है वो यहाँ लागू होगा कि किसी भी वर्ग के, जो मैं बता रही हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं, कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व है या कोई भी स्वर आए तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो उद्घाटन में नियम लागू हो रहा है। उत प्लस में घाटन तय है, तय प्रथम वर्ण है, उसके बाद घ आया चौथा वर्ण है, तो तय किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तय का तीसरा वर्ण क्या है? द। तय किस में बदल गया? द में। तो क्या हो जाएगा? उत प्लस में घाटन, उद्घाटन। ठीक है, आप इस नियम को वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगला है मनोयोग। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? ये विसर्ग संधि है और मन प्लस में योग, इसका तीसरा विकल्प सही होगा। मन है प्लस में योग। यहाँ क्या नियम लागू होता है? देखिए कि विसर्ग का ओ कैसे हुआ। यदि विसर्ग से पहले ए हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद ए या तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये र ल व हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो विसर्ग से पहले मन है, विसर्ग से पहले ए आया और विसर्ग के बाद ये आया तो विसर्ग किस में बदल गया? ओ में। क्या हो गया? मनोयोग। अगला है पवित्र। पवित्र का संधि विच्छेद होगा क्या होगा और कौन सी संधि है? देखिए पवित्र का क्या होगा? पो प्लस में इत्र। पहला सही है इसका, पो प्लस में इत्र, और ये अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। कैसे है? देखो पो प्लस में इत्र होगा। यहाँ अयादि संधि कैसे हुई कि यदि ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ बदल जाता है औ में, औ बदल जाता है आव में। यहाँ ओ है, ओ किस में बदल गया? पो में क्या है? ओ है। पो प्लस मित्र, पो में क्या है? ओ है। ओ
किस में बदल गया, औ में बदल गया। पीछे का जैसा इत्र है वैसा ही ओ औ में बदला, तो पै अभी हलंत के साथ स्वर रहित है, पै में ए मिल गया, पै पूरा बन गया। वह में आधा है लेकिन ई है उधर, ई मिल गया तो क्या बन गया, वी, तो क्या हो गया, पवित्र। ठीक है, इसको देखिए मैं बताती हूँ थोड़ा खोल के कि पो प्लस में इत्र, यहाँ पो किसमें, ओ है, इसमें क्या बन गया, अब हो गया किसका, ओ का, और पीछे जैसा इत्र है वैसा ही। अब हमारा जो पै क्या हलंत के साथ बचा था, प्लस में ये अब है और प्लस में इत्र है। पै में ये ए मिल गया तो पै क्या हो गया, पूरा हो गया, और वह में ये ई मिल गया, क्या बन गया, वी बन गया, और त तो क्या हो गया, पवित्र। ठीक है, क्या बन गया, पवित्र, पवित्र। ये कौन सी संधि थी, अयादि संधि। आगे देखते हैं, या तत्सम तद्भव शब्द हैं, देखते हैं इनको कि तत्सम शब्द के सही विकल्प का चयन करें। कुछ तत्सम शब्द दे रखे हैं, सभी तत्सम शब्द कौन से विकल्प में हैं ये बताना है हमें। देखिए पहला देखते हैं, पहला है शिर, लोहो, मयूर, बहन। यहाँ शिर तत्सम सही है, शिर का क्या होगा, सिर होगा। लोहो का ये भी तत्सम है, लोह का तद्भव होता है, लोहा होता है। मयूर का मोर तद्भव होता है, और शिर का सिर होता है, जो दंत से वाला सिर होगा, तद्भव। ये सभी तीनों शब्द क्या है, तत्सम है। बहन ये तद्भव है, बहन का भगिनी होगा, क्या होगा, भगिनी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। दूसरा है, तीसरा देखते हैं, स्तंभ, स्तंभ का खंबा होता है, स्तंभ क्या है, तत्सम शब्द है। उल्लूक ये भी तत्सम है। कुम्हार, कौवा। देखिए स्तंभ का तद्भव होगा खंबा, उल्लूक का उल्लू होगा तद्भव, कुम्हार का ये तद्भव पहले से ही है, इसका तत्सम क्या होगा, कुंभकार होगा। कौवा ये भी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, काक होगा। ये भी गलत हो गया, हमें तत्सम शब्द बताने सही। तीसरा देखते हैं, गृह ये सही है, गृह तत्सम है और गृह का तद्भव होता है, घर होता है। आम्र ये सही है, इसका तद्भव होगा आम। साय ये भी सही है, इसका शाम हो जाएगा तद्भव, और नासिका इसका नाक हो जाएगा तद्भव। ये बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, दूसरा। तीसरा देख लेते हैं, घोटक ये तत्सम है, इसका घोड़ा होता है तद्भव। गंधर्व ये भी सही है, इसका गधा होता है तद्भव। सपूत ये क्या हो जाएगा, सुपुत्र होता है। ये सपूत क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा, सुपुत्र। हाथ ये तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा, हस्त हो जाएगा। ये भी गलत है। ठीक है, तो दूसरा सही है, गृह, आम्र, साय, नासिका। मैंने इनके सभी के तद्भव भी बता दिए हैं, तत्सम भी बता दिए, इनको नोट कर सकते हैं आप। अगला देखते हैं, अब की बार हमें क्या करना है, तद्भव शब्द के सही विकल्प चयन कर तद्भव शब्द बताने हैं। ठीक है, कौन से में सभी तद्भव शब्द सही हैं। देखिए भौरा, जो भौरा है, भौरा, ऊंट, नाक, कपूत। ठीक है, अगला है मोती, सिर, मोती, मामा, भरमर। यहाँ भरमर गलत है, भरमर का भोरा होगा, बाकी तो तद्भव ही है। कोयल, गधा, नाक, उल्लूक, यहाँ उल्लूक तत्सम शब्द आ गया है, उल्लूक, बाकी तद्भव है। अंगूठा, मक्खी, आम, भगिनी। इनमें जो मक्खी, भगिनी ये तत्सम शब्द आ गया है, इसलिए ये भी गलत है। जो पहला है भौरा, भौरा का भरमर होगा तत्सम, ऊंट का उष्टर होगा, नाक का नासिका होगा, कपूत का क्या होगा, कुपुत्र होगा, कपूत का कुपुत्र होगा तत्सम। ये सही है, पहला जो सही है, पहला विकल्प सही है, इसमें सभी तद्भव शब्द हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं, भौरा का तत्सम क्या होगा, भरमर, ऊंट का उष्टर, नाक का नासिका, कपूत का कुपुत्र होगा। ये तद्भव शब्द है, और जो मैंने अभी बताए वो तत्सम है। ठीक है, आगे देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा अर्थ के आधार पर शब्द का भेद नहीं है, पर्यायवाची, अनेकार्थी, तकनीकी, विलोम। पर्यायवाची
अनेकार्थी, विलोम, ये अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है, तकनीकी नहीं है। तो तीसरा विकल्प नहीं आएगा इस उत्तर का कि तकनीकी जो शब्द है वो अर्थ के आधार पर भेद नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? तीसरा, तकनीकी। ठीक है। अगला है योग रूढ़ शब्द पहचानिए। कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है हमें ये बताना है। राजकुमार, गिरिधर, देवदूत, देशभक्ति। इनमें से जो गिरिधर है वो है योग रूढ़। देखिए, योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो और किसी विशेष अर्थ के लिए किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हो, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। तो गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला कौन है? गिरी को धारण करने वाला श्री कृष्ण है। यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है। गिरी और धर दो शब्द हैं, गिरी और धर। गिरी को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। अतः गिरिधर शब्द है वो क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न जिनका हल हमने किया है। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह की प्रश्नों की सीरीज चलती रहेगी, तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए नए हैं चैनल पर। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक अगली क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।